नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की दोपहर से लेकर शाम के करीबन 6 बजे तक मिठनपुरा के मदनानी लेन स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के नीचे घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा और मौके पर मौजूद दो जिले की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। चलिए पूरा मामला विस्तार से हम आपको बताते हैं। मिठनपुरा मदनानी लेन के एक गर्ल्स हॉस्टल के मालिक राजू गुप्ता की शादी चकिया के केसरिया की ज्योति गुप्ता नामक एक लड़की से हुई थी। शादी के कुछ महीने के बाद ही कुछ बातों को लेकर पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया। फिर क्या था, पत्नी ज्योति ने मोतिहारी के चकिया थाने में पति के खिलाफ प्रताड़ना और अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा दिया। बुधवार की दोपहर चकिया और मिठनपुरा पुलिस ने राजू के गर्ल्स हॉस्टल में दबिश दी। गर्ल्स हॉस्टल में पहले से ही कई लड़की मौजूद थी, लेकिन किसी ने मेन गेट नहीं खोला। लगभग 4 घंटे तक पुलिस मेन गेट खुलवाने का प्रयास करवाती रही, लेकिन अंदर मौजूद राजू और कुछ लड़कियों ने घर के अंदर से ही हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर दिखे मकान के केयर टेकर को भी स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आड़ी से गेट को काटने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर मौजूद एक लड़की ने जोर जोर से चिल्लाकर मोबाइल से वीडियो बनाई थी। मिठनपुरा और चकिया पुलिस के सामने लगभग 4 घंटों तक हाई वोल्टेज का ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो सके। अंत में पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। ज्योति के परिवार वालों ने अपने ही बहनोई पर कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। ये रैकेट क्या करते हैं, पूछो उन्हीं से। सेक्स रैकेट चलाते हैं। वही लड़की जो है राजू को निकलने नहीं दे रही है। राजू अपराधी है। कितने दिन से पेपर चला रहे हैं? हाँ, 3 साल से चला रहे हैं। लड़की कितनी अंदर में? लड़की अब कितनी सो नहीं बता सकते। वही लड़की देखिए वहाँ चिल्ला रही है। शादी हो चुका है राजू का, फिर भी लड़की के साथ रहती है लिविंग रिलेशनशिप में। क्या वो लड़की अंदर में? वो हम नहीं बता सकते हैं। एक ये जो दिख रही है सामने, राजू इसी के साथ रहता है और अपने पत्नी को छोड़े हुआ है, मारपीट के भगा दिया है। राजू? हाँ, राजू। पूरा नाम क्या है राजू का? राजू कुमार गुप्ता। कहाँ का रहने वाला राजू? राजू यहाँ रामदयालु इंडियन गैस एजेंसी के पास में। राजू की शादी कहाँ हुई थी पहले? चकिया हुई थी। चकिया हुई थी। हाँ। पहली पत्नी को छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया। अभी जो गिरफ्तारी करने आई थी पुलिस, हाँ। क्या कुछ हुआ यहाँ? यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो गेट ही नहीं खोली। थोड़ा सा पीछे चली, पीछे हाँ बताइए। लड़की जो है गेट ही नहीं खोली। राजू अंदर है? हाँ, राजू अंदर ही है, तभी तो गेट नहीं खोली है। सूचना नहीं, हमारे एक न्यूज से हम आए। क्या मामला है? दे पेपर का आ रहा है मामला? नहीं, ये सब कुछ हमारे पास नहीं। हमारे पास इस तक क्या लड़की अंदर में है अभी? रुकिए ना तो हम नहीं बता, गेटे नहीं खुला तो हम क्या बताएं। लड़की हल्ला हंगामा भी किए, आप लोग पर कई गंभीर आरोप लगाई है। हम तो बाहर थे तो कहीं थोड़ा गए। मामला क्या है? मामला हमारे लोकल थाने साथ में थी। कौन थाना से आए आप? हम लोग तो मोतिहारी से आए हैं। कौन सा थाना? हम लोग मोतिहारी से चकिया थाना से आए थे। रास्ते के विवाद को लेकर औराई के भुलड़ा ढीह में 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। मारपीट में उसी गांव के 45 वर्षीय उमेश राम की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार वाले को सौंप दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि पड़ोस के एक व्यक्ति ने उमेश राम को औराई ब्लॉक में बुलाया था। कुछ देर के बाद घर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर उमेश अचेत हालात में मिला। मृतक के परिवार वालों ने पड़ोस के कई लोगों पर नामजद मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है। मामला है जे रोडे के कारण आवेदन देवेला महादेव राय बोललखिन हियाँ। महादेव राय 4 बेर फोन कलखिन तो हम कहली कि से मेंग बरसै छै केना जथिन, तो हुन कहलखिन मेंग बरसैत रहे तो केस करे जाला भेलो, आवेदन देवे जाला न भेलो। तो आवेदन देवे आवा तो की होतो, तो वही हमार घर वाला कपड़ा उपड़ा पहन के आवेदन देवे अबैत रहतीन। वही के बाद इंग्लिश के रोड पर मालिक के मार के फेंक देले रहे। कहाँ पर लाश था? वह नाकुनी तो वो आया और आई में थाना में हुआ है। आया कुनी वो कौन कथी कहे इंग्लिश के मोर है, वही मोरबा पर। अच्छा, किस अवस्था में था लाश जिस वक्त आप लोग देखे? हम ना देख, कोई साफे न सुखबुग्गी देखू न देलक। आई मेडिकल में ललक, आई मेडिकल में से मुजफ्फरपुर भेज देलक। मुजफ्फरपुर भेज देलक तो हम मोटरसाइकिल से भीजते गेली देखे तो दम काफे, कोई बोले उले के कोई उनका थिए न।
बोली उली सब गुम। जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पताही निवासी कुंदन कुमार सामाजिक कार्यकर्ता ने लोजपा नेता सह हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के खिलाफ नामजद एवं अन्य 4-5 अज्ञात लोजपा नेताओं पर कोर्ट परिवाद दर्ज कराया है। परिवादी कुंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि इन सभी अभियुक्तों के द्वारा एकमत होकर नाजायज तरीके से धोखाधड़ी और विश्वासघात का सहारा लेकर एक सोची समझी साजिश के तहत चिराग पासवान से लोक जनशक्ति पार्टी का पूरी कमान अपने हाथ में लिया गया है, जबकि चिराग द्वारा बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया जा रहा था। इन सभी अभियुक्तों के द्वारा पार्टी के अन्य सांसदों और नेताओं को बहका और दिग्भ्रमित कर वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए पार्टी के खिलाफ बगावत कर अन्य नेताओं को भी बगावत करने को उकसाया और स्वयं अभियुक्ति पशुपति पारस ने लोजपा की कमान अपने हाथों में ले लिया, जो सांसदीय मर्यादा का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। यह अभियुक्ति गण के विरुद्ध धोखाधड़ी और विश्वासघात के अपराध को निर्मित करता है, जिसके लिए न्यायहित में अभियुक्त गण को दंडित किया जाना आवश्यक है। इन सभी के खिलाफ भादवी की धारा 420, 406/34 के तहत कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने इस परिवाद को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 21 जून निर्धारित की है। न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी लिया कि लोजपा के जो सबसे कर्तव्यनिष्ठ युवा नेता श्री चिराग पासवान जी हैं, उनको कुछ लोग एक साजिश के तहत कॉकस बना करके पार्टी से निकालने का कोशिश कर रहे हैं और खुद को श्री पशुपतिनाथ पारस जी खुद को स्वघोषित लोजपा का नेता साबित करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य हुआ। लोजपा एक ऐसी पार्टी है जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पूरे जनमत का सहयोग लेकर के विश्वास दिला करके और स्थापित किया था। उसके बाद लोजपा का कमान उन्होंने स्वतः श्री चिराग पासवान जी को दिया और आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है और पशुपति कुमार पारस और प्रिंस जी जैसे सांसद जो जिनको अपनी इतनी औकात नहीं है कि अपने दम पर एक मुखिया का इलेक्शन निकाल सके, जो जिला परिषद का इलेक्शन जीत सके, वो सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उसके पीछे दो ही कारण हैं। एक कारण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम, दूसरा श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम। और आज वैसे नेता अपने भाई के तवे पर सेका हुआ रोटी खाने वाले नेता चिराग जैसे युवा कर्तव्यनिष्ठ नेता को पार्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के युवा सफल नहीं होने देंगे। मैं जिस दिन ये सुना मुझे आघात हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया और आज मैं मुजफ्फरपुर न्यायालय में आकर के अपना व्यथा दिया, परिवाद किया हूँ उनके धोखेबाजी के खिलाफ, श्री पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ में, प्रिंस जी के खिलाफ में और उनके साथ ही जितने भी लोजपा के नेता हैं उनके खिलाफ में मैंने परिवाद दायर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को न्याय मिलेगा और जो दोषी है उसे उचित सजा मिलेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में ये परिवाद पत्र जारी किया गया है। दिनांक 21/6/2021 को परिवाद पत्र को निर्धारित किया गया है सुनवाई। आरोप क्या लगाएगा? आरोप ये जो अभियुक्तगण हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद एवं नेतागण हैं, ये लोग साजिश के तहत व्यक्तिगत निजी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से धोखाधड़ी विश्वासघात का सहारा लेकर के पार्टी के सांसदों और नेताओं को भड़का करके और बगावत का बिगुल फूंक करके पार्टी को तोड़ने का साजिश किया है। यह जानते हुए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो बखूबी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, पार्टी का संचालन ठीक तरीके से कर रहे हैं। बावजूद इसके नाजायज लाभ के उद्देश्य से ये इस तरह से बगावत का बिगुल फूके हैं, वो जो है उनके धोखाधड़ी और विश्वासघात का प्रमाण है। इसलिए ये परिवाद पत्र लाया गया है श्री कुंदन कुमार जी के द्वारा। चूँकि उनको गहरा आघात लगा, ये लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक हैं और चिराग पासवान जी में विश्वास रखते हैं, इसलिए गहरा आघात लगने के आधार पर ये मुकदमा लाया। जिले के मिठनपुरा चौक स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी प्रणव कुमार और सिविल सर्जन एस.के. चौधरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि कोविड से बचाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण उपाय टीकाकरण है। वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खासकर आज विशेष रूप से 300 टीकाकरण स्थलों पर 35,000 से भी ज्यादा टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। वहीं सिविल सर्जन एस.के. चौधरी ने कहा कि हम लोग के द्वारा
टीकाकरण के लिए उन जगहों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लोगों ने टीकाकरण का जो है ये मेगा अभियान हम लोगों ने शुरू किया मुजफ्फरपुर जिला में। इसमें आज 356 साइट हम लोग चुने हैं जहाँ पर कोविशील्ड का जो है वैक्सीनेशन आज मास बेसिस पर शुरू है और हम लोगों का लक्ष्य है कि आज 36,000 के आसपास हम लोग डोज जो है खर्च करेंगे। और लोग उन जगहों पर ज़्यादा जोर दिए हैं जहाँ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसे आपको औराई है, कटरा है, साहबगंज है, जो जहाँ बंदरा है, जहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहाँ का मैक्सिमम सेशन साइट हम लोग दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन का जो जैसे अवेलेबिलिटी आज हुई है उस तरह से अवेलेबिलिटी हम लोग की प्रतिदिन रहेगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम जो है अपना लक्ष्य को पूरा करें। सर अभी भी कुछ लोग जो है कोरोना टीका लेने से परहेज कर रहा है। देखिए 45 से ऊपर का जो एज ग्रुप है उसमें कहीं कहीं कुछ शिकायत मिली है, लेकिन हम लोगों ने धर्मगुरु और जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत किए और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी कई बार बैठक चला और हम लोग की कोशिश अभी भी जारी है कि जो है इसमें जो भी नेगेटिव जो बात चल रही है वो खत्म हो और धीरे धीरे हम लोग का जो है टारगेट बढ़ रहा है अचीव हो रहा है। टीकाकरण का मास ड्राइव चलाया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत हथियार कोई है तो कोविड वैक्सीनेशन है। इस वैक्सीनेशन को लेकर लगातार गतिविधियां चलाई जा रही हैं और आज विशेष रूप से 16 तारीख को हम लोगों ने करीब 300 टीकाकरण स्थलों पर 35,000 से भी ज़्यादा टीका करने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे इंद्रप्रस्थ स्कूल में टीकाकरण स्थल का आरंभ किया गया है और इस स्कूल में टीकाकरण के शुभारंभ के अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी लोग काफ़ी उत्साहित होकर के यहाँ टीकाकरण का कार्य करा रहे हैं, टीका ले रहे हैं। इस क्षेत्र के सभी लोगों को, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को यहाँ टीका लेने की सुविधा है और जितने भी और भी स्कूल्स हैं उनको भी इसके साथ टैग किया गया है, वहाँ के भी लोग आकर के यहाँ टीका ले सकते हैं। इसी तरह पूरे ज़िले में 300 से अधिक केंद्र हैं और हम लोग प्रत्येक पंचायत में पहुँच करके टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी गाड़ी के माध्यम से हम लोगों ने 5 टीका एक्सप्रेस और इसके अतिरिक्त RBS के 25 गाड़ियों के माध्यम से भी गाँव-गाँव पहुँचकर शहर के विभिन्न वार्डों में टीकाकरण का कार्य करा रहे हैं और काफ़ी लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग टीका लेने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं और जैसे ही हमारा जिला, हमारा राज्य, देश टीकाकृत होगा तो कोविड से फाइट करने में हम लोग सबसे आगे हैं। सर गांव में भी अभी लोग लेने से संकोच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत अफवाह फैली हुई है तो नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करें? देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई नई चीज़ होती है तो अफवाहें भी आती हैं, लेकिन अफवाहें कोई भी अफवाहें सही साबित नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक शोध और वैज्ञानिक प्रमाण इसके पक्ष में है। सभी लोगों को टीका लेना चाहिए। कुछ अफवाह जहाँ भी आते हैं उन अफवाहों को दूर किया जाता है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि टीका लेने में काफ़ी लोगों के बीच जागरूकता, काफ़ी उत्साह की भावना आई है और लोग आगे बढ़कर टीकाकरण ले रहे हैं। और आप देखें ऐसे कई देश, ऐसे कई राज्य इसके प्रमाण हैं जहाँ पे लगभग 80% से भी ज़्यादा टीका हो गया है और बिल्कुल वो देश ओपन अप हो गए हैं। वैसी स्थिति में सभी लोगों को टीका लेने के लिए आगे आना चाहिए। किसी तरह के अफवाह, किसी तरह के मिथक पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, सिद्ध प्रमाणों के साथ टीका को लोगों ने प्रमाणित किया है, तो टीका बिल्कुल सबको लेने की। पिछले 3 दिनों से टीका नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बुधवार को सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इससे अस्पताल परिसर में करीब 30 मिनट तक अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने समझाकर लोगों को शांत कराया। इस बीच शहर में अन्य टीकाकरण सेंटर पर भी नोकझोंक और हंगामा हुआ। ब्रह्मपुरा के मुकेश कुमार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कुव्यवस्था है, इस कारण टीका नहीं मिल रहा। रोज रोज बहाना बनाकर लौटा दिया जा रहा है। जब कोविशील्ड है तो दूसरी खुराक क्यों नहीं दी जाएगी? अगर रवैये में सुधार नहीं हुआ तो सदर अस्पताल का घेराव किया जाएगा। इसकी सूचना जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर A.K. पांडे के पास गई। वहीं उन्होंने कहा कि टीका देकर हंगामा शांत कराओ। उसके बाद टीका दिया गया। इधर स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी दी कि सदर अस्पताल टीकाकरण केंद्र पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए।
अगर सुरक्षा नहीं मिली तो टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ेगा। नहीं है, जबकि 55+ के लिए है, 18+ के लिए जो लोग पैसा दे रहे हैं उसके लिए है और बाकी लोग के लिए नहीं है। आ गया है, उसको मिलना चाहिए ना सेकंड डोज। टाइम के बाद देगा तो फर्स्ट डोज लैब आपको भी आप कल आए थे, आपको भी बुलाया जा रहा है। 5 दिन से मैं आ रहा हूँ और यहाँ वैक्सीन नहीं मिलता है। कल आइए, कल दे देंगे। तो वैक्सीन नहीं देने का क्या कारण बताया जाता है आपको? कोई कारण नहीं है। 45+ को कभी दे रहे हैं, कभी 18+ को दे रहे हैं। इनका जब मन करता है जिसको दे देते हैं। इस कारण से क्या क्राइटेरिया लेके देते हैं यही बताएंगे। 10 तारीख से हम भी आ रहे हैं, 10 तारीख से दौड़ रहे हैं। 10 तारीख से दौड़ रहे हैं। मेरा 8 तारीख में मैसेज किया, 10 तारीख से आए हैं। वो बता रहे हैं कि रोज आइए। मेरे सामने 18+ को कल पड़ा है, क्या है तो उसका पैरवी है और मेरा पैरवी नहीं है तो हमको वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो पड़ेगा, पैरवी को दिया है। 200 रुपये लेकर वैक्सीन दिया गया आपको। 200 रुपये लेकर परसों वैक्सीन दिया गया। 200 रुपये वैक्सीन का सेकंड डोज का। सर, टीकाकरण को लेके एक तरफ 35,000 का टारगेट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लगातार टीकाकरण अभियान जो चल रहे हैं उसमें हंगामा हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? आज हम लोगों का 312 जगहों पर मेरा काम चल रहा है और अगर लोग आ रहे हैं इसका मतलब है कि लोगों का रुझान है और उन रुझान को बरकरार रखने के लिए ही आज हम लोगों का मेगा टीकाकरण अभियान चल रहा है और लग रहा है कि जो भी भ्रम भ्रांतियाँ हैं वह दूर हो गई है। लोग खुल करके आ चुके हुए हैं कि हम अपना टीकाकरण कराएं। 3-4 दिनों से सदर अस्पताल में टीकाकरण को लेकर बकझक हो रही है। सेकेंड डोज लेने वालों, फर्स्ट डोज लेने वालों में लोग आ रहे हैं और परेशान होकर जा रहे हैं। आज जो मेरा मेगा ड्राइव था जो करीब 40,000 का टारगेट लेकर चल रहे थे, इसमें हमको मात्र कोविशील्ड का उपयोग करना था और जो सेकेंड डोज के लोग डिमांड कर रहे थे वो कोवैक्सीन था। इसलिए कोई दुर्घटना न घटे इसके लिए हम लोग मात्र कोविशील्ड को ही चलाए हैं। कल हमारा मुजफ्फरपुर शहर में 9 जगह कोवैक्सीन और 16 PSC में और सदर मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जाएगा। कितने दिनों तक ये अभियान चलेगा? जब तक कि संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो जाता है। मुजफ्फरपुर जिले के निवासी और बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे कलाकार अक्षत उत्कर्ष की मुंबई स्थित फ्लैट में हुई संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच के लिए मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को 19 मार्च 2021 को कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया। तत्पश्चात बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को अविलंब कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है। इस पत्र को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव बलराम दुबे ने 10 जून 2021 को जारी किया है। अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि फिल्मी दुनिया से जुड़े कलाकारों को लगातार रहस्यमय तरीके से मौत होना काफी चिंताजनक है। विदित हो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका पूरे देश ने देखा है, अतः मुंबई पुलिस पर विश्वास करना कहीं से उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं दोनों राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकार के हस्तक्षेप के बाद अब मुंबई पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी यह देखना अति महत्वपूर्ण होगा। जी, क्या मामला है बताएं? देखिए, मामला यह है कि अपने मुजफ्फरपुर के एक फिल्म कलाकार थे अक्षत उत्कर्ष, जो कि मुंबई में काफ़ी वह स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ही अच्छा कलाकार थे। उनसे मुजफ्फरपुर वासियों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन हुआ यह कि उनकी अब हत्या हुई या सुसाइडल केस है, क्या मामला है, यह मामला के तह में आज तक पुलिस जो है, मुंबई पुलिस कुछ बता नहीं पाया। इस कांड में एक अम्बोली थाना में कांड संख्या 485/20 उत्कर्ष के परिजनों के द्वारा दर्ज कराया गया और उस कांड में आज तक जो याचिकाकर्ता हैं उनका बयान मुंबई पुलिस के द्वारा, जिसे हम CRPC 161 के तहत जो उसका जो होता है प्रक्रिया, वो आज तक मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। शुरू से ही इस केस में नेग्लिजेंसी हो रही है अम्बोली थाना की पुलिस के द्वारा कि उनका प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया गया जहां पर घटना स्थल है। मुजफ्फरपुर में 0 FIR हुआ, 0 FIR के रिगार्डिंग अम्बोली थाना को भेजा गया और अम्बोली थाना एक 485/20 केस दर्ज किया। आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। इसको लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका हम दायर किया, जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा
हमको याचिका नंबर 19/904 PIL हमको मिल चुका है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को कार्य करने का आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने के मेंबर सेक्रेटरी श्री बलराम दुबे ने इसे 10/6/2021 को महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को यथोचित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक अनुरोध पत्र दिया है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर यह हो रहा है। अब हम लोग को यही देखना है कि इसमें 2 स्टेट के विधिक सेवा प्राधिकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरवेन करने के बाद में भी मुंबई पुलिस क्या कर रही है, ये देखना अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है। उसके बाद में अगर नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा इनके परिजनों का कोई बयान ही नहीं लिया गया। अब आखिर यह कब तक होगा? एक सुशांत सिंह राजपूत को इसी तरह से डैमेज कर दिए, मुजफ्फरपुर के अक्षत उत्कर्ष को इसी तरह से डैमेज कर दिए। अब बताइए कि कोई भी व्यक्ति माने कैसे जाएगा मुंबई में, क्या करेगा? अभी बहुत ही निंदनीय चीज है। कर्तव्य का निर्वहन के दौरान कोविड से हुए अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में 1 करोड़ रुपए की राशि परिवार को दी जाए। लॉकडाउन के दौरान लैप्स पॉलिसी बिना किसी ब्याज या फॉर्मेलिटी के पूर्ण चालित करने सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के तत्वावधान में अभिकर्ताओं ने 16 जून से 30 जून तक बीमा संबंधी सभी कार्यों का बहिष्कार करते हुए विश्राम दिवस पर जाने का ऐलान किया है। इस मौके पर मुजफ्फरपुर शाखा 1 के सचिव अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि आज से अभिकर्ता और जमाकर्ता के विभिन्न जायज मांगों के प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन के उदासीन रवैये के कारण व फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आवाह पर हम लोग आंदोलन पर जाने को मजबूर हुए हैं। यहाँ पर एकत्र होकर हमने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है। वहीं फिर भी अगर निगम हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। लाभ मिले, हमारे पॉलिसी धारक को लाभ मिले, इसके लिए हम लोग 16 से लेकर 30 तक ये विश्राम दिवस मना रहे हैं, अभिकर्ता विश्राम दिवस, जिसमें मुख्य मांग है कोविड से अभी तक पूरे राष्ट्र भर में 3300 अभिकर्ता मरे हैं, जिसके लिए LIC में कोई तरह का सहानुभूति नहीं है। जो 3300 अभिकर्ता मरे हैं उनके प्रति कोई आर्थिक लाभ देने के लिए प्रबंधन तैयार नहीं है, जबकि बिहार सरकार 4 लाख रुपया देती है एक मृतक परिवार को, और LIC ने अपना जो तन मन धन समर्पण कर दिया उसके लिए इस मैनेजमेंट के आंख में कोई आंसू नहीं है। मुख्य मांग ये है, और मेडिक्लेम है, बहुत सारा है जो आपको अभी हमारे बंधु बताए हैं, और हमारे 20 सूत्री मांग का जो पत्र है वो आपको देवे किए हैं, संलग्न है आपके साथ। नहीं माना जाता है तो आगे का क्या रणनीति रहेगा? आगे का रणनीति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, जो डिसाइड करेगा उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। हमारा आंदोलन और उग्र होगा। न भारत सरकार हम लोग के प्रति संवेदनशील है और न ये निगम प्रबंधन संवेदनशील। लोग LIC प्रबंधन के दमनात्मक व्यवस्था के कारण त्रस्त होकर ऑल ओवर इंडिया लियाफी यूनियन के तरफ से हम लोग पॉलिसी होल्डर और एजेंटों के मांग के लिए हम लोग जो है आज से विश्राम दिवस 16 से 30 तक मनाने का निर्णय लिए हैं। हम लोग कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोविड से हुए अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में 1 करोड़ रुपए की राशि उसके परिवार को देने के लिए आग्रह किए हैं, जबकि आज जो LIC के कर्मचारी हैं उनके मरने के बाद उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए का सहयोग मिलता है। फिर सारा श्रेय एजेंटों का है, बिना एजेंट के LIC का ईंट भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों के मरने पर प्रबंधन क्यों नहीं सहयोग करेगा? दूसरी बात, ग्राहकों को कोविड काल में 3 माह तक ब्याज माफ करने के लिए हम लोग आग्रह किए। उसके अलावा जो लोग लोन विहीन है इस पीरियड में नहीं चुका पा रहे हैं
उनको लोन में इंटरेस्ट कम करने की बात कहें। किसी कारण से अगर किन्हीं का पैसा जमा नहीं हुआ है तो बिना फॉर्मेलिटी के हम लोग आग्रह किए हैं कि उसका पैसा जमा किया जाए। और बहुत सारी मांगों को लेकर अभी देखिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन प्रीमियम की बात है। ऑफलाइन प्रीमियम जो हम लोगों को बेचने के लिए प्रबंधन दी हुई है उसका रेट और ऑनलाइन जो प्रीमियम की हुई है उसका रेट दोनों का अंतर है। तो इसका मतलब है कि अभिकर्ताओं के साथ जो है दोहरी नीति चली जा रही है। अभिकर्ताओं को दमन किया जा रहा है, अभिकर्ताओं को त्रस्त किया जा रहा है। इसी सब मांगों के आलोक में और मेडिक्लेम जो कर्मचारियों के लिए है, हर सुविधा कैशलेस प्राप्त होती है और हम अभिकर्ताओं का प्रीमियम हर महीने काटा जाता है मेडिक्लेम में। फिर भी हम लोगों को कोई भी कैशलेस सुविधा नहीं प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और अनेकों संस्थान के मार्गदर्शक शशि भूषण सिंह के निधन पर नागरिक मोर्चा द्वारा भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ समाजसेवी रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शशि बाबू हम लोग के बड़े भाई थे। हम लोगों ने पत्रकारिता की जो पढ़ाई है या जो प्रशिक्षण है उनसे हम लोगों ने लिया था। लोग उनको बड़े भाई के नाम से भी इस शहर में जानते थे। उनका तब से मेरा नाता रहा जब वो प्रदीप अखबार में इमली चट्टी में उनका कार्यालय खुला और तब से हम उनके साथ पत्रकारिता की पाठ सीखते रहे। बाद में अंतिम समय में जब वो अवकाश ग्रहण किए तो हम हिंदुस्तान में हमको भी ज्वाइन करने का मौका मिला और उनसे बहुत मार्गदर्शन मिला। ऐसे पत्रकार जिनको शहर ही नहीं पूरा बिहार जानता है और उनका पत्रकारिता को, मुजफ्फरपुर पत्रकारिता को एक अभिष्ट योगदान रहा है। ये मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के चर्चित और परिचित वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी शशि भूषण प्रसाद सिंह के निधन पर उनके सम्मान में आज नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल के पास उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से मुजफ्फरपुर से शशि बाबू का लगभग 50 वर्षों का संबंध है। मूल रूप से वो सकरा के गोपालपुर गांव के रहने वाले थे, जिनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं सकता। उनके परिवार में 3 लड़के 2 लड़कियां, लगभग 71 वर्ष की आयु में वे यहाँ से इस धरती से विदा हुए। आज नागरिक मोर्चा उनके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सशक्त नमन करती है और हम उनके परिवार से मिलकर बात कर उनका नाम हमेशा अमर रहे, इसलिए ऐसा कुछ काम हम लोग करेंगे कि उनके जयंती और पुण्यतिथि पर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित करेंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता, ऐसा कुछ कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीते दिनों चक मोहम्मदपुर गांव में भीषण आग लग गया था, जिस वजह से कई घर जलकर राख हो गए थे। बुधवार को मानव सेवा महिला संगठन के द्वारा वहां पहुंचकर जिन लोगों का घर और सामान जल गया था, उनके बीच कपड़ा, बर्तन और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संगठन के अध्यक्ष रेखा सिंह ने कहा कि हम लोग निरंतर गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोले का भंडारा, निःशुल्क शिक्षा और कपड़ा बैंक चला रहे हैं और आगे भी जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के चक मोहम्मदपुर गांव में आग लग जाने की वजह से बहुत सारे घर ऐसे हैं जो जल के तबाह हो गए हैं और वो लोग काफ़ी गरीब और असहाय हैं। ऐसे में हमारी टीम मानव सेवा महिला संगठन की टीम वहां पहुंची और ज़रूरत का सारा सामान जो कि इस समय उन्हें काफ़ी ज़रूरतें हैं, जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है उनके पास, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और खाने के लिए बर्तन नहीं है, तो ये सारा सामान और इसके साथ ही खाद्य सामग्री, दाल, चावल, आटा, सरसों तेल वगैरह संगठन की टीम की तरफ से दी गई उन्हें, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।